जैविक के नाम पर किसानों को आजकल कुछ भी बेचा जा रहा है और विज्ञापनों की इस चकाचौंध में हम जैविक के सिद्धांत ही भूल गए हैं। इसलिए आज के वीडियो में आप जैविक खेती के सिद्धांत, इसकी बारीकियां, जैविक खादों के प्रकार और बायो फर्टिलाइजर यानी जीवाणु खाद को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। सभी तरीकों को जैविक खेती के 4 सिद्धांतों को मानना जरूरी होता है। इसके बिना वो तरीका जैविक नहीं माना जाएगा। ये हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर यानी स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, न्याय संगत और देखभाल का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल, जो UK, फ्रांस, स्वीडन, USA, साउथ अफ्रीका, इंडिया और अन्य देशों के वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर बनाया गया था और इसलिए पूरा विश्व इसे मानता है। पिछले 50 सालों में इस संस्था ने पूरे विश्व में लगभग 750 लाख हेक्टेयर को जैविक बनाया है और 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन सिद्धांतों को। पहला, स्वास्थ्य के सिद्धांत के हिसाब से जैविक खेती को हर प्रकार से मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत कहता है कि जैविक खेती सजीव पारिस्थितिकों, प्रणालियों और चक्रों पर आधारित हो, इनके साथ काम करे और इनको बनाए रखे। आसान भाषा में अगर आप इसको समझें तो जैविक तरीकों से प्रकृति का संतुलन खराब नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा इससे प्रकृति का संतुलन अच्छा होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और अन्य प्राकृतिक चक्रों को इसको पूरा करने में मदद करना चाहिए। तीसरे सिद्धांत के हिसाब से जैविक खेती में प्रकृति में सभी चीजों एवं जीवों के बीच में न्याय संगत संबंध होने चाहिए। जैसे प्रकृति की भोज श्रृंखला से सभी जीवों की संख्या नियंत्रित रहती है और प्रकृति सबके साथ न्याय संगत व्यवहार करती है। और अंतिम, देखभाल का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उचित माहौल और हमारी प्रकृति के संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हों। और इन चारों सिद्धांतों के कठोर नियमों से बचना बिल्कुल आसान नहीं होता। कुछ साधारण चीजें जो आपने सोची भी ना हो, वह भी इन सिद्धांतों के हिसाब से आपको वर्जित मिलेंगी। दोस्तों, जैविक खेती में गोबर की खाद बाहर से लाना वर्जित है, क्योंकि बैलगाड़ी अब चलती नहीं और ट्रैक्टर से लाने से इसमें ईंधन लगेगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, जैसे डीजल, और CO2 वातावरण में गया, जो एक हानि है। इसी तरह ट्रैक्टर से खेत जोतना, आग जलाकर जैविक घोल बनाना सब वर्जित है। यहाँ तक कि तंबाकू का निकोटीन और अन्य कई पौधों से प्राप्त कई रसायन, जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, वह वर्जित है। प्लास्टिक मल्चिंग हो, सभी रासायनिक खादें, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक इत्यादि सभी वर्जित हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये नियम और सिद्धांत 70 के दशक के हैं और आधुनिक युग में मशीनों का बोलबाला है, बिना इनके हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो क्या करें? अब क्योंकि ये सिद्धांत हमने ही बनाए थे, इसलिए हमारी सुविधा बनी रहे, इसलिए संस्थाओं ने इसमें बदलाव किए। जैसे ऑर्गेनिक 1.0, ऑर्गेनिक 2.0 और अभी ऑर्गेनिक 3.0 चल रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि संपूर्ण जैविक खेती हमारे बस की बात ही नहीं है। इस प्रकार की खेती कुदरत करती है, जिसको जंगल कहते हैं। हम कभी निस्वार्थ खेती करते ही नहीं है। हमारी आदत है पहले अपना सोचना, फिर परिवार का और अंत में समाज का। अन्य जीवों का तो शायद बहुत कम ही लोग सोचते हैं, जबकि सच्ची जैविक खेती निस्वार्थ होती है। निश्चित फसलों को उगाना हमारा स्वार्थ है, जबकि जंगल में सबका एक साथ होना प्रकृति के निस्वार्थ भाव को दिखाता है। हालांकि रहना तो हमें इसी समाज में है। तो नए नियमों के अनुसार जैविक खादों को मुख्य 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर को FIM भी कहते हैं और बल्कि मैन्योर भी कहते हैं। FIM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी आपके खेत पर बने हुए खाद, मतलब हर प्रकार से सड़ा कर बनाई हुई खादें इसी में आएंगी, जैसे शिवांश खाद, गोबर खाद या अन्य पशुओं के मल मूत्र से बनी हुई खादें, फसल अवशेषों से बनाई हुई खादें, वर्मी कंपोस्ट, हॉट कंपोस्ट, कूल कंपोस्ट, यानी लगभग सभी प्रकार के कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर हैं। और इनकी औसत मात्रा प्रति साल प्रति एकड़ 4 से 6 टन होती है, मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। लेकिन ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत, इसकी कम उपलब्धता और इस्तेमाल करने में ज्यादा मजदूरी का खर्च लगने के कारण इसका उपयोग सभी लोग नहीं कर पाते। हालांकि कॉन्सनट्रेटेड मैन्योर, जो ऑर्गेनिक मैन्योर का ही एक प्रकार है, इसमें आने वाली खादें बल्कि मैन्योर की अपेक्षा काफी कम इस्तेमाल होती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऑयल केक्स यानी सरसों खली, नीम खली इत्यादि, बोन मील,
रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लेदर मिल, इन सभी के अलावा भी बायोगैस स्लरी इत्यादि जैसे कई अन्य खादों में अलग अलग एनपीके और अन्य तत्वों के साथ कई एमिनो एसिड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स और ह्यूमस भी होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑर्गेनिक खेती के रहस्य पार्ट 3 में आपको इसको बताया है। इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। दूसरा मुख्य प्रकार है दोस्तों बायो फर्टिलाइजर या बायो कल्चर भी आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों किसी भी बैक्टीरिया या फफूंद को बायो फर्टिलाइजर बनने के लिए उसमें पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे मिट्टी या फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। यानी बायो कल्चर या बायो फर्टिलाइजर जरूरी नहीं है कि फसलों के साथ मिलकर ही काम करे। अगर वह सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है तब भी वह बायो फर्टिलाइजर माना जाएगा। इसके मुख्य प्रकार हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सप्लाइंग बैक्टीरिया, जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, सिलिकेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर्स। दोस्तों कृषि विज्ञान में फिक्सेशन, सोलबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग इत्यादि का सब एक ही मतलब होता है, पौधे को उपलब्ध करवाना। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जीवाणु खाद मुख्य खादों के पूरक के रूप में काम करते हैं। इनको मुख्य खादों के बदले नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि तापमान, नमी और मिट्टी में उपलब्ध जैविक पदार्थों की मात्रा निर्धारित करती है कि कितनी मात्रा में ये तत्वों को पौधों को उपलब्ध करा पाएंगे। इनका काम करने का दोस्तों मुख्य 3 तरीका होता है, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव। सिम्बायोटिक उनको कहते हैं जो पौधों के शरीर में अपना घर बनाकर पौधे से खाने के रूप में कार्बन को लेते हैं और पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, यानी बेहतरीन तालमेल, जिसको वैज्ञानिक भाषा में सिम्बायोटिक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिम्बायोटिक जीवाणुओं की संख्या में अच्छी बढ़वार बिना पौधों के संभव नहीं होती। हालांकि इसके विपरीत नॉन सिम्बायोटिक खुले तौर पर मिट्टी में रहते हैं और ये बिना पौधों की मदद के भी जीवित रह सकते हैं। ये मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थों को तोड़कर मिट्टी में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं और इनको फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और एसोसिएटिव हैं दोनों के बीच वाले, यानी पौधे के अंदर भी नहीं रहेंगे और ना ही पूरी मिट्टी में घूमेंगे। ये रहेंगे राइजोस्फीयर में, यानी जड़ों के आसपास का क्षेत्र। हालांकि एसोसिएटिव में लूस एसोसिएटिव भी होते हैं और इन तीनों के अलावा और भी प्रकार जीवाणुओं के होते हैं, लेकिन वह एक छात्र की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक किसान के लिए उतना कोई मायने यह नहीं रखता। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स या उपलब्ध करवाने वालों से, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलियम, बैसिलस, फ्रैंकिया, क्लोस्ट्रोडियम इत्यादि। इसके अलावा एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं इनको। सबसे पहले राइजोबियम, जो सिम्बायोटिक जीवाणुओं का एक समूह है। इसमें मुख्य 5 प्रकार होते हैं, एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, मेसोराइजोबियम, साइनोराइजोबियम और राइजोबियम। एजोराइजोबियम आपको ढैंचे के तने पर आपको मिलेगा। ब्रैडीराइजोबियम मूंगफली, अरहर, लोबिया और मूंग की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम आपका मसूर और मटर की जड़ों में पाया जाता है। मेसोराइजोबियम कमल के जड़ों में पाया जाता है और साइनोराइजोबियम अल्फा अल्फा के जड़ों में पाया जाता है। अब राइजोबियम में भी कुछ काफी तेजी से बढ़ाते हैं अपनी संख्या को, जैसे मटर में पाए जाने वाले राइजोबियम, तो कुछ काफी धीरे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जैसे ब्रैडीराइजोबियम, जो मूंगफली, अरहर, लोबिया और मूंग की जड़ों में पाया जाता है। लेकिन ये सभी तभी काम करेंगे जब जड़ में ये अपना स्थान बना लेंगे और अपना खाना ये पौधों से लेंगे। इसके बदले पौधों को ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हर पौधे की जड़ में ये राइजोबियम अपना स्थान नहीं बना सकते, क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्धारित फसलों पर ही निश्चित प्रकार के ये राइजोबियम काम करते हैं। इसलिए नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर को खोजा गया, जो सूखे परिस्थितियों में भी 24 साल तक जीवित रह सकता है। और वातावरण में नाइट्रोजन के अलावा यह नाइट्रेट, एमिनो एसिड्स और एमोनियम रूप से भी जैविक नाइट्रोजन बनाकर मिट्टी में इसकी मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन इसको अच्छे से काम करने के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की उचित मात्रा होनी चाहिए। और क्योंकि पौधों का कोई योगदान इसकी क्रिया में नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप सभी फसलों पर बेहिचक कर सकते हैं। और अब जानेंगे एसोसिएटिव बैक्टीरिया एजोस्प्रिलियम के बारे में। दोस्तों ये जड़ों के आसपास रहकर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है और वैसे तो इसका इस्तेमाल सभी फसलों में आप कर सकते हैं, लेकिन इसका काफी अच्छा परिणाम आपको मक्का और मोटे अनाजों में मिलेगा, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि। ब्लैक यूरिया के नाम से प्रसिद्ध एसिटोबैक्टर को मुख्यतः गन्ना और कॉफी में इस्तेमाल किया जाता है और गन्ने के हमारे किसान भाई
इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। इससे बहुत ज्यादा लाभ आपको गन्ने की फसल में मिलेगा। गन्ने में ये कई सारे मिट्टी जनित रोगों को भी रोकता है। एक सवाल जो हमेशा कई लोग पूछते हैं कि जीवाणु खाद का इस्तेमाल कब करें और सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए जब आप खेत में पानी लगाएं तभी इन जीवाणु खादों को दे देना चाहिए पानी के साथ, या फिर बुआई के 20 दिन बाद आपको इसको देना चाहिए, क्योंकि शुरू में दी गई रासायनिक खादें इनको कुछ हद तक मार देती हैं। तो यदि आप पहले देते हैं रासायनिक खादों के तब भी इनकी संख्या बढ़ चुकी होगी, या फिर बेसल डोज देने के 20 से 25 दिन बाद भी आप अगर इनको देते हैं तो भी इनकी संख्या पर रासायनिक खादों का उतना असर नहीं होगा। दोस्तों वैज्ञानिकों के सोच की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जब शोध में पाया गया कि एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक संबंध बनाकर नाइट्रोजन को उपलब्ध करा सकते हैं, तो अत्यधिक पानी की जरूरत वाली फसल जैसे धान में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा मुख्य तत्व है दोस्तों फास्फोरस, जिसके बिना फसल की बढ़वार संभव नहीं होती, लेकिन नाइट्रोजन की तरह वातावरण में इसका कोई बड़ा स्रोत नहीं है और इसमें रिएक्शन करके अपने आप को न घुलने वाली अवस्थाओं में बदलने की ज्यादा प्रकृति होती है। इसलिए इसको घोल कर यानी सॉल्वलाइज कर उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया को पीएसबी यानी फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी एक समूह होता है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया से बना है, जैसे स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, बैसिलस, फ्लेवोबैक्टीरियम इत्यादि। और क्योंकि ये मिट्टी में स्वच्छंद रूप से अपना काम करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल आप सभी फसलों पर कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ फफूंद भी यही काम करते हैं, जैसे पेनिसिलियम, सेलेरोटियम और एस्परजिलस। लेकिन वैम यानी वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा एक ऐसा फफूंद है जो जड़ों के साथ सिम्बायोटिक संबंध स्थापित करके पौधों को दूर के पोषक तत्वों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए सूखे इलाकों और कम मिट्टी की खेती जैसे गमलों में जो लोग खेती करते हैं उन पर ये काफी अच्छे परिणाम देता है। ये मुख्यतः दोस्तों जंगलों और पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है और फास्फोरस के साथ जिंक, सल्फर और बोरॉन जैसे तत्वों को भी सोखने की इसमें काफी अच्छी क्षमता होती है। इसके अलावा ये कई मिट्टी जनित रोगों से भी पौधे को बचाता है। और माइकोराइजा पर एक विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक खेती के रहस्य पार्ट 2 में उपलब्ध है, आप उसे भी देखकर अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। बढ़ते हैं पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की तरफ, जो केएसबी या केएमबी के नाम से साधारण तौर पर कई कंपनियों का आता है। इसकी कार्यशैली भी घोलकर तत्वों को उपलब्ध कराने की होती है और ये भी एक समूह होता है जिसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सुडोमोनास, बर्खोल्डेरिया, बैसिलस, पेनिबैसिलस, फ्रिटेरिया इत्यादि। ये साधारण तौर पर केले की जड़ों के आसपास पाए जाते हैं और यदि आप जीवामृत या अन्य जैविक घोलों में केले के जड़ के आसपास की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को आपको बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों सभी में जो भी मैंने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली जगहें विभिन्न जीवाणुओं के लिए बताया है, वैज्ञानिक भी इन्हीं जगहों से इनको अलग अलग करके इनकी संख्या को बढ़ाते हैं और यही आपको मार्केट में फिर उपलब्ध होता है। ये जीवाणु सभी फसलों पर काम करेंगे क्योंकि ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह सल्फर को स्यूडोमोनास, एस्परजिलस और थायोबैसिलस उपलब्ध कराते हैं और ZSP जिंक को उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ नाम कई बार आपने सुने होंगे इस वीडियो में, जैसे स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, बैसिलस और माइकोराइजा, क्योंकि ये सिर्फ एक तत्व तक सीमित नहीं रहते हैं। ये पौधों को कई तरीकों से मदद करते हैं, इसलिए खेती में इनका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। और आखिरी बायो फर्टिलाइजर हमारे लिस्ट में है ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर। और इसको लेकर दोस्तों कई भ्रम कई माने जाने लोग भी पैदा कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन ये सब गलत है। ये एक तरीके से वरदान के रूप में किसानों को बहुत ही सस्ते दाम जैसे 20 रुपए में उपलब्ध है और एक बार किसान मात्र 20 रुपए खर्च कर इस कल्चर को मल्टीप्लाई करके हमेशा के लिए अपने इस्तेमाल में ले सकता है। और इसके उपयोग के भी दोस्तों हजारों तरीके हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर में मुख्य 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक जो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं उनको सेलेलाइटिक कहा जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा, सेलुमोनास, क्लोस्ट्रोडियम इत्यादि, और दूसरे लिग्निन को तोड़ने वाले जिसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है, इनको लिग्नोलिटिक कहा जाता है, जैसे ह्यूमिकोला, क्लोवेरिया, सिफेलोस्पोरियम इत्यादि। इन सभी का मिश्रण है ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर। और अब तो कुछ नए कार्बन को भी फिक्स करने वाले जीवाणु ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दिए गए हैं, इसलिए ये सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर खाद बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं और वो भी काफी
काफी कम समय में। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि आग जलाकर अर्क निकालना या जैविक घोल बनाना जैविक सिद्धांतों के खिलाफ होता है और इसलिए वेस्ट डिकम्पोजर का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप सभी प्रकार के पत्तियों का अर्क बहुत ही कम समय में ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर से सड़ाकर निकाल सकते हैं। गोबर की खाद जिसको स्वयं बनने में कई साल लगते हैं, अगर उसके ऊपर ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे किया जाए और उस खाद को पलटा जाए तो वह कुछ महीनों में ही तैयार हो जाएगी। फसल अवशेषों को खेत में ही गलाने के लिए भी ये बहुत कारगर होता है और ऑर्गेनिक खेती को सहज बनाने में वेस्ट डिकम्पोजर का एक विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ से पोषक तत्वों को निकालना जिससे पौधा ले सके बिना इन जीवाणुओं के कम समय में संभव नहीं है। और अगर कोई पानी की जगह वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता है तो जैविक अर्क और सभी घोल ज्यादा अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर्स को आप बीज शोधन, मिट्टी और स्प्रे तीनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों पर। बीज शोधन में इसकी मात्रा साधारण तौर पर 20 से 25 ग्राम या ml प्रति किलो की दर से आपको रखना चाहिए। मिट्टी में आपको इस्तेमाल करने के लिए अच्छी सड़ी हुई किसी भी 50 किलो जैविक खाद में 3 से 5 किलो या लीटर प्रति एकड़ मिलाकर आपको इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रे में इसकी दर को आपको 2 ग्राम या ml प्रति लीटर तक रखना चाहिए। आपको ये सभी उत्पाद सरकारी संस्थाओं जैसे पूसा संस्थान दिल्ली पर भी मिल जाएंगे और इफ्को जैसे सहकारी कंपनियों के पास भी मिल जाएंगे और प्राइवेट कंपनियों के भी मिल जाएंगे। तो मार्केट से किसी भी तरीके से आप लेकर इनका लाभ जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों तक भी इसको जरूर पहुंचाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।